हेलो, आई वेलकम यू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। और कुछ बंदे बोलेंगे कि ये तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, फिर ये क्यों पढ़ना है। बट मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने मोशन मेंशन किया है। और ग्रेविटेशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो वो हो गया ना मोशन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन को। अब ग्रेविटेशन में क्या होता है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लेट यहाँ पे मैंने लिया है अर्थ और एप्पल, दोनों हम मानेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे क्या करता है, जितना अट्रैक्शन अर्थ यहाँ पे एप्पल को अपनी ओर करता है, उतना ही अट्रैक्शन एप्पल अर्थ को अपनी ओर करता है। यानी कि बोथ अप्लाई एन इक्वल फोर्स टू अट्रैक्ट ईच अदर। बट आप कैन यू टेल मी हियर विच विल एक्सेलरेट मोर। हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्रॉम सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू एम ए, वी कैन राइट A इक्वल टू F बाय एम। तो जो A हो गया ना एक्सेलरेशन, वो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि जितना मास ज्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हायर द मास लोअर इज एक्सेलरेशन। जितना मास ज्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, और जितना मास कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो तभी हमें दिखता है कि अर्थ जो होती है वो मूव नहीं करती है। ये मूव क्यों नहीं करती है, लेकिन दोनों तो इक्वल अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अर्थ का जो मोशन है हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो अर्थ है वो इन कंपेयर टू एप्पल काफी लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज। तभी हमें दिखता है एप्पल, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, तभी जाके जो एप्पल होता है ये नीचे आ जाता है अर्थ पे, अगर ये हवा में हो। तो इसी के बेस पे एक लॉ बना हुआ है ग्रेविटेशन में, वो होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, या हम बोले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दिया था न्यूटन ने, ये दिया था न्यूटन ने। ये क्या कहता है, ये कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट बी को, लेट ये है अर्थ और ये है एप्पल, या ये है अर्थ ये है मून, with a force which is directly proportional to the product of their mass। यानी कि इनके दरमियान फोर्स लगेगा, ये F अप्लाई करेगा और ये भी F अप्लाई करेगा, जो कि होगा proportional to the product of their masses। लेट ऑब्जेक्ट A का मास है m1 और ऑब्जेक्ट B का है m2। इनके मैसों का प्रोडक्ट यानी कि m1 इंटू m2, f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन जो डिस्टेंस होगी इनके दरमियान वो होगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नहीं लेनी है, ये डिस्टेंस नहीं लेनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r, जो यानी यहाँ पे मैंने दिखाई है। ये क्या कहता है, जो डिस्टेंस होगी, ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इनवर्सली हो गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन ये क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि r स्क्वायर, r स्क्वायर। यही हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वी कैन राइट हियर जो F होगा ना वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और जो F निकल के आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी तो हटानी होगी, जो F निकल के आएगा वो निकल के आएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जो G होगा ना, G को बोलते हैं हम, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, F इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और जो G का वैल्यू आता है वो होता है G इक्वल टू 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होगा यूनिट ऑफ जी, यानी कि यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो एफ होगा यहाँ पे एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्टों के दरमियान वो होता है बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये होता है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। आप मुझे बताइएगा या खुद अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो कौन होता है। जो वीकेस्ट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिट ऑफ जी, जी के यूनिट देखते हैं जल्दी जल्दी। आपको पता है जो एफ होता है वो होता है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और आई कैन राइट जो जी होगा वो होगा एफ इंटू आर स्क्वायर जाएगा उधर, आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 आएगा नीचे। एफ का यूनिट होता है फोर्स, एफ है यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन। आर हो गया डिस्टेंस का यूनिट मीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर पावर 2, तो हम भी लिखेंगे मीटर स्क्वायर या मीटर पावर 2। m1 इंटू m2 यानी कि केजी इंटू केजी, वही हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। याद रखिएगा यूनिट ऑफ जी। और जो ये जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है बाय टॉर्शन बैलेंस। ये भी याद रखिएगा बाय टॉर्शन बैलेंस, नोट डाउन कीजिए ये भी। नेक्स्ट देखते हैं फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जो फ्री फॉल होता है ना, हम बोलते हैं ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। लास्ट लेक्चर में भी ये मैंने ये टर्म मेंशन की थी। तो फ्री फॉल होता है इट इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे है कोई बिल्डिंग, यहाँ पे है कोई बिल्डिंग, टाल बिल्डिंग, और ये है अर्थ की टॉप लेयर, ये है अर्थ की टॉप लेयर। यहाँ पे है कोई आदमी, मैन, और ये मैन क्या कर रहा है, ये मैन के पास बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट या बॉल मैन ने नीचे फेंकी, ये क्या करेगी, ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी और यहाँ पे पहुंचेगी। जो इनिशियली था ना, इनिशियली यहाँ पे जो बॉल थी ये मैन के हाथों में थी, तो ये रेस्ट पे थी। तो ये क्या थी, ये एट रेस्ट पे थी। और हमें पता है एट रेस्ट जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है वो होती है 0। तो जितना जितना बॉल नीचे आएगी ना, जितना जितना बॉल नीचे आएगी उतना उतना जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी। वेलोसिटी जो होगी दैट विल इंक्रीज जितना बॉल नीचे आएगी। तो यहाँ पे हो गया ना चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे हो गया चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी हो रही है वो चेंज हो रही है। इनिशियली 0 है और आगे जाकर जितना बॉल नीचे आ रही है उतना बढ़ रही है। तो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो वहां पे आता है इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये बॉल मूव करती है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो वाली एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया था जी, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इन फ्री फॉल मोशन। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये होता है द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमने बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। फ्री फॉल में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही है ना ऑब्जेक्ट की इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम देखें ना तो जो फॉर्मूला रहती है वो रहती है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो जी का वैल्यू ऑब्टेन किया जाता है ना यहाँ पे 9.8, ये किया जाता है ऑब्टेन फ्रॉम जो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, ये वाला वैल्यू। और आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, वो होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर
m यहाँ पे वो हो गया mass ऑफ अर्थ, वो हो गया 6 × 10⁻24 kg, और ये 3 वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया फ्री फॉल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बहुत सारे पेपर्स में पूछे गए हैं। जो g का वैल्यू होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं g के वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एज वी गो अबव और इनसाइड द अर्थ। अगर ये है अर्थ की सरफेस या टॉप लेयर, अगर हम ऊपर जाए ना स्काई में, तो g का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, और अगर हम अंदर जाए, अर्थ के अंदर इनसाइड जाए, तब भी g का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होता है। और कल मैंने आपको बोला एट सेंटर पॉइंट इनसाइड द अर्थ जो g का वैल्यू होता है वो होता है 0। तो ये याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एज वी गो अबव या इनसाइड द अर्थ एंड g इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर इनसाइड द अर्थ। याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। अगर हम अर्थ देखें, ये है इक्वेटर, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है इक्वेटर। ये क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वैल्यू ऑफ g मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें पता है जो g की इक्वेशन है वो है g इक्वल टू फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी g नहीं, स्मॉल g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होती है gm/r², यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि जितना रेडियस कम होगा उतना g ज्यादा होगा। और हमें पता है कि जो पोल्स पे होता है रेडियस, एट पोल्स जो r होता है, रेडियस होता है, वो होता है मिनिमम, एंड एट इक्वेटर जो रेडियस होता है वो होता है मैक्सिमम। ये देखिए, फ्रॉम हियर वी कम टू हियर, देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे जो रेडियस हो गया ना, ये हो गया मैक्सिमम, तो g क्या होगा, g होगा मिनिमम। और पोल्स पे देखिए, पोल्स पे जो होता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, r होता है मिनिमम, तो g होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ g ऑन मून जो होता है, कल भी मेंशन किया, वो होता है 1/6 ऑफ अर्थ, और सन पे होता है 27 टाइम्स अर्थ। Among planets, मरकरी हैज लीस्ट g, जो मरकरी होता है, मरकरी में होती है लीस्ट वैल्यू ऑफ g। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं अच्छे से याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ये वैल्यू याद रखिए, क्योंकि कल भी मैंने मेंशन किए कि ये वैल्यू आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन केएस के पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और ये पॉइंट भी काफ़ी बार आए हुए हैं, क्योंकि जो सिलेबस है फिजिक्स का वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, और नंबर आने वाले हैं 3 या 4। तो जितना भी ये मैं पढ़ाऊंगा उतना इनफ रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वर्क, पावर एंड एनर्जी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।